आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन के बारे में जानेंगे, इसमें व्यंजन है क्या। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अब प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिलता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से संख्या 33 मिलती है। द्विगुण व्यंजन ढ और ढ को जोड़ देने पर उनकी संख्या 35 हो जाती है। देखिए क जो है क प्लस अ मिलेगा तो क होगा, इसे व्यंजन कहेंगे। ठीक, ये आधा क है। तो बेगर स्वर बिना स्वर के व्यंजन ना बनेला। ठीक, व्यंजन वर्ण कुल 5 वर्गों में विभक्त है। व्यंजन जो वर्ण है वो कुल 5 वर्णों में विभक्त है। एक क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क से लेकर क ख ग घ अंग तक आता है। च वर्ग में च से लेकर इ तक, ट वर्ग में ट से लेकर अड़ तक, त वर्ग में त से लेकर न तक, प वर्ग में प से लेकर म तक। ठीक है, उसके बाद से य र ल व, ये जो होता है अंतःस्थल व्यंजन कहलाते हैं। स, तलावी स, मूर्धानी स, डांटी स, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्योंकि जब इनको बोलने में हमें घर्षण उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कछ, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। ये जो कछ है, कछ जो है वो क प्लस स को मिल जाएगा तो कछ का उत्पत्ति होता है। त्र जो है त प्लस र का मिलेगा तो त्र का उत्पत्ति होता है। वैसे ही ज्ञ का जो उत्पत्ति है, ज प्लस या को मिला देंगे तो ज्ञ का उत्पत्ति हो जाएगा। स्र का तो स प्लस र, इसको मिलाएंगे तो स्र का उत्पत्ति होता है। और ढ जो ये है द्विगु व्यंजन है। ठीक है, तो ऐसे ही व्यंजनों का विभक्त किया गया है। तो व्यंजनों का अब पढ़ेंगे। अब अगला हेडिंग आता है व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान पर जब हम क को बोलते हैं तो ये हमें कंठ का प्रयोग होता है। क, ख को बोलते हैं तो ख, ग, घ, अंग, इसमें कंठ का प्रयोग हो रहा है। च जो बोल रहा है तो जीवा जो हमारा तालु में जाकर सट रही है, इसलिए च जो है तालव्य में आता है। झ जो बोल रहे हैं, झ तो झ ये जीवा में जाकर, ज भी, झ भी, यहाँ भी। ये ट जो बोल रहे हैं तो जीव मुड़ रहा है, इसलिए इसे हमें मूर्धा में रखा गया है। मूर्धा यानी मूर्धन्य, वर्ग मूर्धन्य में रखा गया है। दो दांत से त, थ, द, ध, न, ये जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा दांत में जो जीव है सट रहा है। प जब बोल रहे हैं तो हमारा दोनों ओठ आपस में सट रहे हैं। प वर्ग के जितने वर्ण बोलेंगे सब वो क्या होगा, ओठ में सटेगा। और एक ध्यान दीजिए, स, य, ये क्या है, स, तो ये जो जीवा है तालु में, र, ये जो है र, ल, वतस्य में चल रहे हैं। इसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है व्यंजन को। तो देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के प्रत्यय के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रत्यय के आधार पर, उच्चारण के प्रत्यय के आधार पर कैसे बांटा जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण
प्रथम के आधार पर। ठीक है, इसको एक स्पर्श में बांटते हैं। ख जब इसको बोल रहे हैं तो हमें जीवा जो है स्पर्श कर रही है तालु को। ख ग घ ट ठ क। तो ये जो है स्पर्श के आधार पर इसे बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन में आ जाता है। ठीक है, झ त थ द ध प फ ब भ, ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में च, जब हम च झ बोल रहे हैं तो इसमें हमारा जीवा को संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, पारसी, वर्ग, पारसी वर्ग, इसमें ल। ठीक है, लुंठित, लुंठित में र आ रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो हमारा जीव र तो लुंठित हो रहा है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त में ढ ढ, जो द्विगु व्यंजन है ये उत्क्षिप्त में आ जाता है। जो अनतः स्थल व्यंजन में य और वो आ जाता है। अनुनासी, नासिक में या झ अड़ न म, ये सब अनुनासिक। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के प्रत्यय के आधार पर सात भागों में बांटा जाता है वर्ण को। ठीक है, एक होता है स्पर्श के आधार पर, संघर्षी के आधार पर, परिचय के आधार पर, लुंठित के आधार पर, संक्षिप्त के आधार पर, अंतस्थ के आधार पर, अनुनासिक के आधार पर। ठीक है, और इसके इसमें ये व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है ना, व्यंजन के ये वर्ण आते हैं। इसमें एक चैप्टर हमारा आता है उघोष। उघोष क्या है? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन न हो, ठीक ना, स्वतंत्रियों में कंपन न हो, उसे हम उघोष कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन आते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन आते हैं। ठीक है, घोष, एक चैप्टर, एक घोष। घोष का मतलब क्या होता है? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो, ठीक ना, जो ध्वनि हम बोल रहे हैं उसमें कंपन हो, जैसे घ घ बोल रहे हैं तो इसमें हमें कंपन हो रहा है। जैसे ढ ध न, इसमें कंपन हो रहा है तो इसको सघोष में रखेंगे। एक आता है क्या? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन आते हैं। और ये होता है महाप्राण। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, अब एक जान जाइए कि अंत स्थन व्यंजन के परिभाषा। जिन वर्गों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमालाओं के
बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतः स्थल व्यंजन कहते हैं। अंतः स्थल व्यंजन किसे कहते हैं? अगर चैप्टर में पूछ देता है कि अंतल स्थल व्यंजन, अंतः स्थल व्यंजन किसे कहते हैं, तो इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जिन वर्गों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंतः स्थल व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, यानी गर्मी पैदा करता है। एक आता है उत्क्षिप, तो जिसमें आता है क्या, ढ, यह आता है जिनके उच्चारण में जीभ पहले, इनके उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आती है। देखिए इसको उच्चारण करें, ढ, पहले जो जीभ इस जब वर्ण को हम उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ क्या रही है, उठ रही है, झट से नहीं उसकी मूर्धा स्पर्श कर रही है, झट से नहीं नीचे गिर रही है। एक आता है विसर्ग, ये देखिए विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है? विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग प्रायः, प्राप्त, ठीक ना। एक आता है चंद्र बिंदु का प्रयोग, चंद्र बिंदु, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी की यह अपनी ध्वनि है जिसके उच्चारण के समय हवा मुंह से और नाक दोनों से निकलती है। इसका प्रयोग जैसे गांव, पांव जैसे शब्दों के, बांध, ऐसे ऐसे शब्दों का इसका प्रयोग किया जाता है। छात्रों देखिए, हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी को अधिक से अधिक सहजता से बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक आता है रेप, ऐसे आता है रेप, र का चिन्ह जब व्यंजन वर्ग के ऊपर लगता है तो उसे रेप र कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे गर्म, धर्म, इसका प्रयोग हो रहा है, इसका ऐसे ऐसे स्थान पर होता है। एक आता है हलंत, जहां दो वर्गों को जोड़ने में असुविधा होती है वहां हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पद्म, पद्मा, बूढ़ा, बुढ़ा, ये दो शब्दों को जोड़ने में इस हलंत शब्द का प्रयोग किया गया है। एक आता है चंद्र, ऐसे ही लगा। कुछ शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यह बिंदु रहित चंद्र है जिसका उच्चारण ओ के समान होता है, इसका उच्चारण ओ के समान होता है। जैसे इसका अधिकतर अंग्रेजी वर्णमालाओं में किया जाता है, जैसे नॉलेज, डॉक्टर। ये जो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा, चंद्र का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें इसी तरीके से प्रयोग किया जाएगा।